दोस्तों, मेरा नाम सरला वर्मा है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज से हम क्लास 10th साइंस स्टार्ट करेंगे और आज सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एक करके हम सारे ही चैप्टर्स फ्रॉम द चैप्टर 1 अप टू लास्ट हम पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और एंड आई प्रॉमिस यू कि आप लास्ट तक आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या है हमारा टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। वैसे आप फिजिकल और केमिकल चेंजेस अपने आप पहले प्रीवियस क्लासेस में आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बस फटाफट उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको आगे पढ़ने में ईजी रहे। सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जब वो चेंज हो रहे होंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट है उनके कंपोनेंट में कोई फॉर्मूले का चेंज नहीं होगा। ठीक है, उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप पानी है ना, पानी ले लेते हैं, वाटर क्या होता है, H2O फॉर्मूला है ना, H2O वाटर। तो अगर हम वाटर देखें तो एक स्टेट है वाटर का जो कि लिक्विड है, यानी कि वाटर कौन से फॉर्म में है, लिक्विड में है। अगर हम पानी को उबाल दें और वो क्या बन जाए, स्टीम बन जाए, भाप बन जाए, है ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और अगर हम उसको फ्रीज कर दें तो वो आइस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर जो एक नॉर्मल वाटर है दैट इज लिक्विड एंड स्टीम इज अ गैस फॉर्म। ठीक है, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म चेंजेस हो रहे हैं, है ना। लेकिन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना। तो यहाँ पे भी जब हम लिखेंगे ये भी क्या है, H2O ही है। यहाँ पे भी क्या है, H2O है। और यहाँ पे भी क्या है, H2O है। यानी कि अगर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, इवोपरेशन हो रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है तो उसमें क्या है, वो फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि उसकी जो इंटरनल कंपोजिशन है उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप टिन को क्रश कर दो, है ना, या किसी चीज़ को, कोई पेपर उसको क्रश कर दिए, पेपर को फाड़ दिया मान लीजिए आपने। ठीक है, तो पेपर फाड़ने से क्या हो रहा है, चेंजेस तो हो रहे हैं, दैट इज अ फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि पेपर फाड़ने के बाद जो पेपर का कंपोजिशन था वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच कंपोजिशन डू नॉट चेंज, है ना, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। ऑलराइट, अब देखते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एक एक करके हम उसको देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना जिसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि लोहे का जो सामान रहता है अगर वो काफ़ी टाइम तक वातावरण में, एटमॉस्फेयर में रखा रहे तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है, यानी कि वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, इनिशियली जैसे कि आपके घर में, सभी घर में कील तो होगी ही, नेल, आयरन नेल, है ना। जब आप उसको लेके आते हैं मार्केट से तो वो कैसा होता है, उस समय वो बहुत ही शाइनी होता है ना। अब जब वो शाइनी नेल है उसके बाद आपने उसको कहीं लगा दिया, अब लगाने के बाद आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो जो उसकी शाइनें धीरे धीरे जाती रहती है, प्लस उसके ऊपर जो है कुछ एक पाउडर जैसा जम जाता है या उसका कलर चेंज होने लगता है, और उसी पाउडर को हम क्या कह रहे हैं, रस्ट कह रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आयरन है, रस्टिंग में जो आयरन होता है वो रिएक्ट कर जाता है H2O से। H2O मतलब पानी नहीं, जो हमारे वातावरण में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे वो क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है और यही आपको क्या दिखता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, यही आपको क्या दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल में चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो रहे हैं, या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है रॉटिंग, यानी किसी चीज़ का सड़ना, है ना। इनिशियली उसका कंपोजिशन कुछ और रहता है, बाद में कुछ और रहता है। अनदर वन इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं
राइट फ्रॉम अवर बकल कैविटी, है ना, हमारे माउथ के अंदर से ही सलाइवा प्रोड्यूस होता है और वो खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है माउथ से ही, है ना। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने खाया चावल, है ना, पोटैटो, इस तरीके की चीज़ें खाई, तो ये क्या, इसमें क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी में, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं, केमिकल सिक्रीट होते हैं, वो इन चीज़ों को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसी और चीज़ में, ठीक है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, एकदम सिंपलर फॉर्म में, ताकि उस ग्लूकोज को हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट विच आर चेंजिंग टू ग्लूकोज, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, किसके थ्रू हो रहा है, डाइजेशन के थ्रू हो रहा है, ओके। सो डाइजेशन अगेन अनदर केमिकल चेंज। आप कुकिंग, खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो जब आप खाना बना रहे होते हैं तो कच्ची चीज़ें कुछ अलग कंपोजिशन में होती हैं, पकी हुई चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं, ठीक है, उनके टेस्ट में चेंज हो जाता है, उनके टेक्सचर में चेंज हो जाता है, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। दूसरा है बर्निंग, जैसे कि आप कोई भी चीज़ आप जलाइए, उसमें भी क्या होता है, आपका चेंजेस हो, जैसे कि आप गैस जला रहे हैं, तो गैस में जो गैस जल रही है, एक्चुअली में जो गैस है वो जल रही है, उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। एक चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे कि जब ये केमिकल चेंजेस होते हैं तो इनसे एसोसिएटेड कोई चीज़ें, जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या जो ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इनसे एसोसिएटेड कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि जब केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो किसी प्रोडक्ट का स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के टेस्ट में चेंज आ सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि कुकिंग है, आप कच्चे चीज़ों को खा के देखो और पका के चीज़ों को खा के देखो, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। देन कलर में भी चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज के दौरान कलर में भी चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज के दौरान गैस फॉर्मेशन भी हो सकती है, ये हम चीज़ें आगे देखेंगे। एंड टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और ऑर्डर या स्मेल में भी चेंजेस हो सकते हैं। सो जो ये सारे प्रोसेस हैं वो इन चेंजेस से एसोसिएटेड हैं और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल चेंज कह रहे हैं, ऑलराइट। सो लेकिन हमें पढ़ना क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो केमिकल चेंज हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, जब दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट करके एक न्यू कंपोनेंट बना दे रहे हैं, ठीक है। ए और बी आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक न्यू कंपोनेंट बना दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या हो रहा है, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तभी एक केमिकल चेंज पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, दो केमिकल आपस में मिक्स करके कोई रिएक्शन नहीं करेंगे तो केमिकल चेंज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो वी कैन से whenever there is a chemical reaction there will definitely be a chemical change, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया और along with the chemical change, ठीक है। नाउ आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नीशियम का। अब हम देखते हैं स्लोली की केमिकल रिएक्शन क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। तो आपकी बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, वो है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली, to give मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑलराइट। तो ये एक केमिकल रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है। क्या हो रहा है, मैग्नीशियम एक रिबन लिया गया है, उसको हम जला रहे हैं, ठीक है। जब उसको जलाया जा रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। यानी कि जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। सो इतना सारा, इतनी सी इन्फॉर्मेशन कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में जल के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इतना सारा कुछ लिखना पड़ा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि किस तरीके से हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में लिख सकते हैं और वहीं से हम पता करेंगे कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है। सो ये तो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में लिख दिया। क्या हम इसको थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, क्या इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या, कोशिश करके देखते हैं। हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, ऑन रिएक्शन वो क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही चीज़ तो हम यहाँ भी बता रहे थे कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कब जलेगा, जब ऑक्सीजन रहेगी तो वो क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हम बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा लंबे में लिखा रहा था, ज़्यादा स्पेस ले रहा था, और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा क्या किया है, शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने लिखा है ये क्या है, बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन है। क्या होता है, जब दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो कंपोनेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे, हम एक बीच में एरो डालेंगे कि वो शो कर रहा है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, और वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। सो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो कंपोनेंट रिएक्ट होते हैं उनको क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट, और जो कंपोनेंट फॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। किस तरफ लिखाया जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम हमेशा क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं, और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। अगेन रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स वो हैं जो आपस में मिक्स होके केमिकल चेंज करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, और प्रोडक्ट वो है जो दो ये रिएक्टेंट्स मिलके जो बाद में चेंज होने के बाद जो कुछ बना रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमारे केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे क्या हम इसको और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या और भी छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्राई करते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, MgO2, यानी ऑक्सीजन का क्या है, O2, इट गिव्स MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो देखो हमने इतनी बड़ी चीज को यहीं पे लिख दिया। ठीक है, क्या किया हमने, मैग्नीशियम का जो सिंबल है उसको ले लिया, ऑक्सीजन का सिंबल है, और क्या बना दिया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO। सो हमारे लिए अगेन ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने छोटे से फॉर्म में किस तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। इतना सा चीज लिख के हम वही चीज बता रहे हैं जो हम यहाँ इतने बड़े में लिख के बता रहे थे, है ना। सो अब देखते हैं क्या ये एग्जैक्टली सही है, क्या हम इसको कह सकते हैं ऑप्टिमम इक्वेशन है। ट्राई करते हैं, देखते हैं। आपको एक चीज पता होगी, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जब दो प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं उस समय उनका मास, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमें बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जितना इसका मास है, रिएक्टेंट्स का मास, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास सेम हो। ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए। ठीक, तो अब हम इसको, इस मास को इस तरीके से देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन सेम होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है, एटम है, एक ही एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, दो एटम है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, दैट मीन्स यहाँ 1 प्लस ये 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1 ही है, कायदे से इसको भी यहाँ पे 2 होना चाहिए था, है ना, तभी हम कह सकते थे कि वो क्या है, बैलेंस्ड है। दोनों तरफ के जो एटम्स हैं, जो जितने भी एटम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, और वो इक्वेशन इन द सेंस कंप्लीट है। इस केस में हमारा ये इक्वेशन क्या है, कंप्लीट नहीं है। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करना। इसको हम क्या कहेंगे, ये अभी बैलेंस्ड नहीं है, हम इसको कहेंगे अनबैलेंस्ड। ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, so the next topic that we will see is balancing of equation. So now let's see balancing of chemical equation. ठीक है, हमारे पास ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में। लेट अस सी दिस फर्स्ट। क्या है, देखो इसमें जिंक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। उसके लिए हमको एक टेबल बनाना है जिसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे, तो और
रिएक्टेंट्स में उनके एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट में, ठीक है। सो सी एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे जिंक है, हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट यानी कि जो हमारा इस तरफ का साइड है उसमें जिंक के कितने एटम्स हैं। तो जिंक का कितना एटम है 1, और प्रोडक्ट में भी जिंक का कितना एटम है 1 है, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का देखो रिएक्टेंट में कितने एटम है 2 एटम्स है, और प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स है, ऑलराइट। फिर सल्फर का देखते हैं, रिएक्टेंट में 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी 1 एटम ही है, ऑलराइट। क्या बच गया लास्ट वन, ऑक्सीजन, वी हैव 4 एटम ओवर हियर एंड 4 एटम ओवर हियर। तो इस पर्टिकुलर चार्ट से देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेबल से देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स थे वही किस किस में है, प्रोडक्ट में भी है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऑलराइट। सो यानी कि जब सारे एटम्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के आपस में इक्वल है तो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं और उसको ट्राई करते हैं बैलेंस करने के लिए। सो हमारे पास है यहाँ पे आयरन, ठीक है, जब वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से तो क्या हमें दे रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है। वी विल राइट इट्स एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, Fe है आयरन, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में। सो आयरन कितना हमारे पास है, एक ही है, तो रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1 है, प्रोडक्ट में कितना है 3 है ना। हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 1 है बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो क्या आप कह सकते हो कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? नहीं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बिफोर रिएक्शन एंड नंबर ऑफ एटम आफ्टर रिएक्शन आर टोटली डिफरेंट। सो हमें क्या चाहिए फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, वी वांट कि जो एटम्स हैं वो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम। सो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग। तो सबसे पहले तो हम अपना इक्वेशन लिख लेंगे। स्टेप 1, write the equation. Iron plus water on reaction gives Fe3O4 plus H2O, ठीक है। इसको हमने बॉक्स में डाल लिया, ठीक। ऐसा करो आप इसे स्टेप 2 लिख दो और ये जो हमने किया इसको स्टेप 1 लिख लो, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, इन सब को जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट आए हैं, कंपाउंड्स आए हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं एक बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जब हम इनमें कुछ चेंजेस करेंगे तो हमको जो चेंजेस करने हैं वो ओवरऑल बॉक्स के बाहर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है और अगर मैं O में कुछ चेंज करना चाहती हूँ, मान लो मैं अगर O में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ कहीं पे नहीं कर पाऊंगी, मैं इसके बॉक्स के बाहर करूँगी। विच मीन्स if I am doing any kind of change in this oxygen, definitely it will going to change hydrogen atom also, ठीक है। तो बॉक्स इसीलिए है, मतलब आपको बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। कहाँ करना है आपको चेंज? बॉक्स के बाहर चेंज करना है। बाहर, बॉक्स के बाहर यानी कि आप यहाँ चेंज करोगे, उसके बाद ही आप अंदर में उन सबको मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अंदर में जाके कहीं पे कुछ मल्टीप्लाई कर सको, नो, यू कांट डू दैट। नाउ स्टेप 3, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको एक ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास है Fe3O4। इसमें क्या है, अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिएक्टेंट के साइड में है या प्रोडक्ट के साइड में है, ठीक है। बस आपको सिलेक्ट ऐसा करना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Fe3O4 में आयरन ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा
एटम्स हैं, ठीक है, और उसमें से ही आपके पास ऑक्सीजन एलिमेंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है। सो क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। तो हम एक टेबल बना लेते हैं रिएक्टेंट्स में, देन वी हैव प्रोडक्ट, इनिशियली एंड टू बैलेंस। ये किसके लिए है? फॉर ऑक्सीजन के लिए हम बना रहे हैं। अब देखो क्या है, क्या क्या है ये टेबल कैसा क्या बता रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितना ऑक्सीजन था। तो कितने ऑक्सीजन एटम है इनिशियली रिएक्टेंट में? इसी इक्वेशन को देखते हैं, सिर्फ 1 था, 1। लेकिन ये किस में था? 1 इन H2O। H2O में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक है। सिमिलरली अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं? 4, और वो किस में है? Fe3O4 में है, यानी कि 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन Fe3O4। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ टू बैलेंस, अगर हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं तो हम इस 1 को 4 करना होगा। इस 1 को हमें 4 करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 1 से हमको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें? 1 में। तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये भी इधर भी 4 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि आप सिर्फ O में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनी चेंज दैट यू वांट टू डू दैट शुड बी आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। सो अब हम इसमें यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया? Fe प्लस 4H2O that gives Fe3O4 plus H2. All right. So again you keep this into the box. ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया? एक चेंज कर दिया, और हमारा ये नया इक्वेशन आ गया जिसको अब हम एज अ इनिशियल इक्वेशन मान के चलेंगे, ठीक। सो नाउ अब हम देखेंगे हमारे पास चलो अब देखते हैं कि हमारे पास एटम्स क्या क्या बचे। अब हमारे पास है Fe के कितने हैं? इनिशियली हमारे पास Fe के कितने एटम हैं? 1 है रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना हो गया है? अब देखिए 4 × 2, अंदर कितना है? H2O में 2 है, तो 8 हो गया है। रिएक्टेंट्स में 8 हो गया है, यहाँ रिएक्टेंट्स, यहाँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे कितना है? 2 है, ठीक है। सो अभी दोनों ही चीजें हमारे पास क्या है? अनबैलेंस है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करके। ऑलराइट, ऐसा एक टेबल फिर से बनाएंगे। इनिशियली कितना है एंड टू बैलेंस कितना चाहिए? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब देखिए हाइड्रोजन जो है हमारे पास रिएक्टेंट में कितना है? नाउ इनिशियली दैट मीन्स ये अब हमारे लिए इनिशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो अगला वो स्टेप आगे बढ़ते जाएगा, और वो इक्वेशन हमारे लिए इनिशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसको स्टेप 4 दे दो। नाउ इनिशियली कितने हैं हमारे पास? 4 × 2 8 रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना है? 2 है। ये 8 किस में है? H2O में है, और ये है H2 में। अब देखिए, अब बहुत इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, और हम उसको 8 बनाना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 2 × 4 है ना, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो चलो कर देते हैं। हमारे पास है Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2. Now we have to multiply 4 over here, है ना। तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। और इधर भी कितना है? 8. So now we can say कि हाइड्रोजन जो एटम है वो भी क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है। Now we will move to the next step. अब क्या बच गया हमारे पास बैलेंस करने के लिए? सिर्फ अब हमारे पास बच गया है आयरन, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2, ठीक है। सारी चीजों को फिर से बॉक्स में डाल दो।
पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ Fe बचा हुआ है यानी कि आयरन, ठीक है, आयरन बचा हुआ है। इनिशियली कितना है और फाइनली यानी कि अप टू बैलेंस कितना चाहिए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है। सो इनिशियली वी हैव 1 एटम, देखो यहाँ पे कितना है 1 है, 1 एटम किस में Fe में, और प्रोडक्ट में कितना है 3 है, किस में Fe3O4 में, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे 3 एटम है Fe3O4 में, यानी कि अगर मैं इसको 3 करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, 1 × 3 अगर मैं कर दूँ तो ये वाला 3 हो जाएगा, है ना। तो उसको कर लेते हैं हम। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया, हमारे पास था Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एक बार कि क्या हमारे पास जो एटम्स है वो बैलेंस्ड हुए या नहीं हुए। Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, देखते हैं। सो Fe के कितने हैं 3 है, यहाँ भी कितने हैं प्रोडक्ट में 3 ही है। हाइड्रोजन में कितना है 4 × 8 है रिएक्टेंट में, और यहाँ 4 × 8 प्रोडक्ट में है। ऑलराइट, देन यहाँ पे 1 × 4 4 है ऑक्सीजन का इनिशियली यानी कि रिएक्टेंट में, एंड यहाँ पे भी कितना है 4 ही है। सो नाउ वी कैन से कि आवर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। सो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। कुछ और चीजें हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप इसकी जो इक्वेशन है उनके स्टेट्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर स्टेट में है, क्या वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, या एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन कुछ नहीं है, वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है। अगर तो आपके रिएक्शन में कोई चीज सॉलिड स्टेट में है तो आप उसके साइड में उसको S लिख के डिनोट करोगे, अगर लिक्विड में है तो L लिख के डिनोट करोगे, गैस में है तो G, और AQ डिनोट करोगे कि अगर वो एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा CO2 देगा, ठीक है। तो जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन क्या है गैस फॉर्म में है, और ये भी क्या आ रहा है गैस आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप इन सिंबल को लिख के ये शो कर सकते हैं कि जो आपके पास जो स्टेट है वो किस पर्टिकुलर स्टेट में, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे कि इस एरो के ऊपर आप वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, हीट, इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2, यानी कि ये क्या है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, और इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं सनलाइट, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं सनलाइट लिखते हैं। तो इस तरीके से हम बता पा रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कंप्लीट आवर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इक्वेशन, और अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।